ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द एंशिएंट लिटरेचर वेदास। वेदास मीन्स नॉलेज, दे आर 4। ठीक है बेटा, वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज, यानी कि वेद का मतलब है ज्ञान। ओके, ये जो वेदास है वो हमारे कंट्री के अंदर बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ द ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट जिसको माना जाता है, और सेकेंड है सामवेदा, थर्ड यजुर्वेदा, एंड फोर्थ इज़ द अथर्ववेदा। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि किस तरीके से ऋग्वेदा, सामवेदा, ये धीरे धीरे वेदों का क्रिएशन कैसे हुआ, वो किस लिए डेवलप हुए, किस बेस पे डेवलप हुए। तो देखो, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशियंट वर्क बुक ऑफ द इंडियन लिटरेचर एंड कंसिस्ट ऑफ द 1028 वर्सेस। ठीक है बेटा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि हाउ मेनी वर्सेस, देन 1028 वर्सेस। ठीक है, तो अंडरलाइन कर देंगे आप इसको कि वेदों के अंदर बेटा जो श्लोक, स्तुतिज वगैरह का जो फॉर्म था जिसको हम वर्सेस कहते हैं, 1028 टोटल वर्सेस है जो डेवलप की गई थी। इट इज़ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। हाउ मेनी डिविजन्स? 10 डिविजन्स में वो डिवाइडेड है बेटा। मोस्ट ऑफ दिस वर्सेस आर द प्रेयर ऑफ गॉड। ज़्यादातर ये जो वर्सेस है बेटा, ये एक तरीके से देखा जाए तो भगवान को जो है बेटा हम जो प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो है। दे वेर यूज ड्यूरिंग द यज्ञास, यज्ञ के टाइम, यज्ञ आहुतियों के टाइम पे इन वर्सेस का यूज होता है। अमंग द वर्सेस दोज वर्शिपिंग एज द उषा, द गॉडेस ऑफ दान, आर फैसिनेटिंग। दिस वर्क describe the political, social and religious matters of the Aryas who are residing in the region of Sapta Sindhu. ओके, मोस्ट ऑफ द वर्सेज जो है बेटा उषा यानी कि संध्या काल के समय यूज़ होती है, लेकिन बहुत से ऐसे वर्सेज है बेटा जो सूर्योदय के टाइम पे यूज़ होती है। जैसे हम देखते हैं बेटा कि सूर्य भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं उस समय भी हम श्लोक बोलते हैं। तो वर्सेज बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादातर संध्या काल, हाँ ज़्यादातर संध्या काल से रिलेटेड लिखी जरूर गई है बेटा, लेकिन दिन की जितनी भी प्रहर है बेटा उस हिसाब से जो है वर्सेस का क्रिएशन हुआ है ऋग्वेदा में, और उनका यूज़ जो है बेटा यज्ञों में, आहुतियों के टाइम पे श्लोकों के रूप में, स्तुति के रूप में और प्रार्थना के रूप में किया जाता रहा है, जिसका अपना पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर रहा है आर्या कल्चर के टाइम पे बेटा, जो कि सप्त सिंधु के वासी थे। आर्यास को माना जाता है कि मोस्टली जो ब्राह्मण पीपल हैं उन्हीं को हम आर्यास मान के चलते हैं, और वहीं से आर्या कल्चर डेवलप हुआ था। क्लियर? और ऋग्वेदा का जो है बेटा इस तरीके से संस्कृत फॉर्म में जो है वो डेवलप किया गया। फिर है बेटा सामवेदा, कि these other Vedas are also composed after the Rig Veda. Out of them, Samveda was composed to the focus on the process of recitations of verses. Hence, it is known as the Gangotri of music. Okay, which Veda is known as the Gangotri of music? Then Sham Veda. Okay, आपको याद रखना है, या फिर शाम वेदा इज नोन एज डैश देन गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। देन मोस्ट टाइम पे आप इसको बेटा ठीक से जो है एक तरीके से जो है अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बेटा। अब सामवेद जो है बेटा वो ऋग्वेद के बाद डेवलप्ड हुआ, क्योंकि ऋग्वेदा के अंदर जो वर्सेस बने, जो श्लोक बने बेटा, जो स्तुति बनी, जो प्रार्थनाएं बनी, उनकी एक जो बोलते हैं ना लय है, बोलते समय एक लय में बोलना, तो वो लय जो म्यूजिकल फॉर्म में बनी बेटा वो सामवेद में बनेगी। मतलब उस तरीके का उच्चारण कि कैसे श्लोक को बोलना है, किस फॉर्म में बोलना है, किस तरीके के लय ताल के साथ में बोलना है, इस वजह से उसको गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। फिर थर्ड आ जाता है बेटा यजुर्वेदा, कि इट इज़ कॉल्ड अ वेदा ऑफ अ यज्ञास। इट इज़ कंपोज्ड इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स, प्रोज एंड वर्सेस। दिस डिस्क्राइब द यमन्स रिसाइटेड द टाइम ऑफ यज्ञास, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द रिचुअल्स। ओके, यजुर्वेद बेटा, ये यजुर्वेद दोनों ही फॉर्म्स में है, प्रोजेस एंड वर्सेस दोनों में है, मंत्रों में भी है बेटा, स्तुतिज में भी है। और यमन्स के टाइम पे ज़्यादातर बेटा जैसे यज्ञ होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ यमन्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञास, मंत्रों का उच्चारण जब यज्ञ, जैसे हमारे यहाँ नवचंडी यज्ञ होता है, फिर हम तरह तरह के ज़्यादातर हम दुर्गा माँ से रिलेटेड है, फिर दूसरे भी तरह तरह के यज्ञ होते हैं जिनमें हम जब वो कुंड जैसा होता है ना जिसमें हम वो डालते हैं पूरी आहुति, वो डालते हैं, उस समय हम जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो वो जो मंत्राज हैं बेटा वो यजुर्वेद में डेवलप्ड हुए थे, और रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में आज भी रिचुअल्स फॉर्म्स में उन मंत्रों का उच्चारण यज्ञ आहुति के समय पे किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा अथर्ववेदा। अथर्व का मतलब होता है एक तरीके से बेटा जीवन का ज्ञान। ओके, अथर्ववेदा डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिचुअल्स एंड संस्कारा। अथर्ववेद बेटा हमको जीवन कैसे जीना है, किन संस्कारों के साथ जीना है, यहाँ पे लिखा है बेटा रिचुअल्स एंड द संस्कारा।
रीति रिवाज, नियम कानून और संस्कार। जैसे कि हम सुबह उठ रहे हैं तो अपने बड़े बुजुर्ग को हम प्रणाम करते हैं, है ना, हम साष्टांग नमस्कार करते हैं भगवान को। फिर हमारे जीवन में हम वैल्यूज़ को फॉलो करके चलते हैं बेटा, हम सही गलत का फ़र्क समझ के चलते हैं। तो जो अथर्ववेद है बेटा वो जीवन का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का जो पूरा का पूरा हमारी जो जीवनी है उसमें संस्कारों का, रिचुअल्स का क्या महत्व है उसका डिस्क्रिप्शन जो है बेटा अथर्ववेदा में दिया जाता है। ओके, उसके बाद सेमेज इसी तरीके से उपनिषद है कि देखो उपनिषद में क्या है बेटा कि द उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस अ विवाइड डिस्क्रिप्शन एंड द एनालिसिस ऑफ द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ एंड डेथ। एक तरीके से उपनिषद बेटा हमको ब्रह्मांड, बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, कैसे ये बना होगा, और एक तरीके से उसी ब्रह्मांड का, उसी यूनिवर्स में एक प्लैनेट है जिसको हम अर्थ कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं, बराबर। तो हमारी ये जो एक तरीके से ये जो मिस्ट्रीज है, जो ये रहस्य है जीवन से लेके मृत्यु तक का, है ना, हम देखते हैं बेटा कि जीवन है, मृत्यु है, आत्मा है, परमात्मा है, कितने सारे रहस्यों के साथ जो है बेटा ये यूनिवर्स जो है वो चल रहा है। तो उपनिषद में इस मिस्ट्रीज को बेटा कहीं ना कहीं समझाया गया है। फिर एंड द स्पिरिचुअल्स वर्ल्ड लाइक अ बृहदारण्य एंड द छंदोगया आर द अर्लीस्ट ऑफ द उपनिषद एंड द डायलॉग्स फॉर्म्स। उपनिषद के बेटा जो फर्स्ट शुरुआत के दौर के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उनके बारे में जो समझाया गया था वो बृहदारण्य और छंदोगया में बताया गया था, बराबर। और उसमें टोटली 108 जो है बेटा उसमें के जो छंदोगया और बृहदयाना के अंदर के जो वर्सेस हैं वो मुक्ति को उपनिषद के अंदर 108 वर्सेस को जो है बेटा इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको भी जो है अंडरलाइन कर लेंगे, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बेटा कि इन विच उपनिषद दैट 108 पर्टिकुलरली उपनिषदिक डायलॉग्स प्रेजेंटेड, ओके, मेंशनेड। तो आप लिख सकते हैं कि 108, ओके, या फिर 108 पर्टिकुलर डायलॉग्स ऑफ उपनिषद वेर प्रेजेंटेड इन पर्टिकुलर विच पर्टिकुलर, हाँ, उपनिषद देन मुक्ति को उपनिषद। आप कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद जो है बेटा वो ब्राह्मणिकल लिटरेचर आ जाता है। ओके, अब थोड़ा सा हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर को देखते हैं, है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में आपको पढ़ा होगा। देखो अब यहाँ पे देखो, मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, एनी क्रिटिकल एस्पिरेशंस बेस्ड ऑन द appreciations based on the Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature। ब्राह्मणिकल लिटरेचर एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वैदिक लिटरेचर को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंडिंग करने का एक जरिया बना। उसको उस तरीके से कंपोज उन एपिक्स को, एपिक्स यानी कि काव्य महाकाव्य, बराबर, उनको ऐसे बनाया गया ताकि जो क्रिटिकल उसका एप्रिसिएशंस है वेदों का उसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में समझाया गया। ओके, उसको ब्राह्मणिकल लिटरेचर कहा गया जो संस्कृत से ही रिलेटेड है, पोएटिक फॉर्म में बताया गया। उसका कंपोजिशन जो है ज़्यादातर पोएटिक फॉर्मेशन में था। जैसे कि हम रामायण महाभारत को वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एपिक मान के चलते बेटा, महाभारत इज़ द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। लेकिन हम महाभारत को किस किस तरीके से पढ़ते हैं, लिटरेचर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ये फॉर्म जो है ब्राह्मणिकल लिटरेचर से निकल कर आया। वैदिक लिटरेचर एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेनेड ब्रॉडली। वैदिक लिटरेचर के अंदर बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांतों की बात होती है बेटा, जो जीवन के मूल्यों की बात होती है, जो बिहेवियर यानी कि व्यवहार की बात होती है बेटा, इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है कि जीवन कैसा होना चाहिए, किन मूल्यों पे, किन सिद्धांतों पे चलना चाहिए। ओके, तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर ये सारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा अरण्यकाश। अरण्य मतलब कि जंगल बेटा, फॉरेस्ट। ओके, अब यहाँ देखो कि आर्याज यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ द लाइफ इन अरण्यकाश, मेकिंग देयर आश्रम्स इन अरण्यकाश लाइक अ फॉरेस्ट। They composed the literature based on philosophy, which was the result of the deep thinking. It is known as Aranyakas। जो आर्यास है बेटा वो अपनी लास्ट लाइफ की जो जर्नी होती थी बेटा वो जंगलों में जाके बिताते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे, जीवन को समझने की कोशिश करते थे। तो आश्रम शालाएँ हमने देखी बेटा अक्सर जंगलों में ही होती हैं हजारों साल से। तो वो अपना जीवन का वो पूरा टाइम पीरियड जो है बेटा वो वहीं पे व्यतीत करते थे, जिसको आरण्यकाश कहा जाता था। और इसी समय वो जिस तरीके के लिटरेचर्स या साहित्य को कंपोज करते थे बेटा, बराबर, फिलोसॉफी के बेस पे,
उसको हम आर्यनाकाश कहते हैं, बराबर। उसमें उनकी डीप थिंकिंग के बारे में हमको समझ में आता है, उनके विचारों के बारे में हम जान सकते हैं। अब इसके बाद है बेटा वेदांगास। यहाँ देखो, द वेदांगा लिटरेचर डील विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है बेटा, तो वेदांगा जो है बेटा उसमें लिटरेचर के अलग अलग तरीके के फॉर्म्स देखेंगे, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना बेटा, धार्मिक क्रियाकांड है, रिचुअल्स है, तरह तरह के रीति रिवाज, नियम कानून है, ग्रामेटिकल फॉर्म्स है उसका, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ज्योतिष शास्त्र के साथ जो है बेटा, ब्रह्मांड के ज्ञान के साथ जो है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को हम देख सकते हैं बेटा, रेखा गणित के साथ हम इसको साथ में जोड़ के चल सकते हैं। तो वेदांगा जो है बेटा इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। ओके, अब जो नीचे आगे की जो थियरीज है बेटा वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू।